अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वजारत ख़जाना की जानिब से आउटलुक रिपोर्ट का जारी होना है, जिसके अंदर पाकिस्तान की बरामदात 35.2% इजाफा बताया गया। लेकिन जो इस वक्त तशवीश की बात है वो है दरामदात जो 64.3% बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना होगा, रोकना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इन 3 सालों को अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट खसारा किसी एक जगह पर आके रुका, लेकिन इस वक्त भी करंट अकाउंट खसारा 3.4 अरब डॉलर से बढ़ता जा रहा है। IMF ने पहले ही कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी करंट अकाउंट डेफिसिट से वो बहुत कम थी। अशिया ज़रूरिया की इन 3 सालों में जो कीमतें वो 133% बढ़ी हैं, यानी इंतहा दर्जे की महंगाई आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां हो रही हैं। ₹1.39 की बात की जा रही है कि शायद बिजली मजीद बढ़ा दी जाए। सऊदी सपोर्ट के बाद डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लगे हैं और जो कदर है रुपए की वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। यूटिलिटी स्टोर के लिए 50,000 टन चीनी दरामद करनी है, जिसका टेंडर तीसरी बार मनसूख हो रहा है। अगर इस वक्त भी चीनी ले लेते तो 120 रुपये फ़ी किलो मिलती, जो कि पाकिस्तान में दी जाती तो मुख्तलिफ उसके ऑपरेशन है, उसके बाद 133 तक पाकिस्तान में मिलती और ये इंतहा दर्जे की महंगी होती। अभी भी गवर्नमेंट 85 से 87 की बात करती है, लेकिन चीनी इस वक्त आम मार्केट में 100 से ऊपर दस्तियाब है, कहीं 105, कहीं 108। ये तमाम तर चीज़ें हैं। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक दिन अगर 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, अगले ही दिन 1200 पॉइंट्स गिर रहे होते हैं। जो स्टॉक मार्केट 47, 48 तक गई, वो स्टॉक मार्केट अब वापसी की तरफ 45, 44 और 46 इसकी हद पर खड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी जिस पर आज बात करनी है। तमाम तर चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एहसन मेहनती साहब ने मुझे ज्वाइन किया, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। फ़हीम सरदार साहब माहिर मौशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मेहताब हैदर साहब भी माहिर मौशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। एहसन मेहनती साहब, सर स्टॉक मार्केट बड़े बड़े डिप्स ले रही है, चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब हम स्टॉक मार्केट के पिछले देखते हैं परफॉर्मेंसेस, नो डाउट कि उतार चढ़ाव होता है, लेकिन 200, 300, 500 पॉइंट्स तक। अब तो सर 1400 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स, एक ही दिन में गिरावट और एक ही दिन में बढ़ जाना, लोगों को ये बात हजम भी नहीं हो रही और समझ भी नहीं आ रही। देखें, यू आर राइट कि ये जो मोमेंट है या फ्लक्चुएशन है काफी सिग्निफिकेंट है। अगर आप इसके साथ पाकिस्तान की जो करेंसी को भी अगर आप उसका तनाजना करें तो आपको पता लगेगा कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है रुपये के अंदर 4 रुपए जो है वो अप्रिसिएशन आया है। अपेरेंटली जो है वो देखें से 5% तक जो है रुपये के अंदर मूवमेंट हो गई है पॉजिटिव साइड पर, और जो उससे पहले हम देख रहे थे वो दिनों के हिसाब से 1 से 1.5% रुपया गिर रहा था। तो आई थिंक कि जो हमें जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मूवमेंट नजर आ रही है वही हमें कैपिटल मार्केट में नजर आ रही है। सर्टनली अगर रुपये अप्रिशिएट करता है उसका रीजन ये बनता है कि जो हमें मरात अभी इस वक्त सऊदी अरब से $4.2 बिलियन का जो पैकेज मिला है, आई बिलीव कि उसके बाद स्टॉक मार्केट ने जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो रिकवर किया है। आई बिलीव कि जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहे थे, जो करंट अकाउंट डेफिसिट की फंडिंग के इश्यूज आ रहे थे, IMF प्रोग्राम के पैसे $1 बिलियन रिलीज नहीं हो रहे थे। अब आई थिंक कि वो गैप को जो है एटलीस्ट जो सऊदी अरेबिया की फैसिलिटी है, डेफर्ड ऑयल पेमेंट की भी फैसिलिटी है, डिपॉजिट की भी है, आगे हमारे पास ऑप्शन है कि दीगर मिडल ईस्ट ममालिक हमारी हेल्प कर दें। जो हमारा रुपया गिर रहा था, जाहिर है उससे सारा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है इनकन्वीनियंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करता है और जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो निकलने की तरफ जाती है। तो अब जो रुपया दोबारा से रिकवर हुआ है और जाहिर है उसके अंदर जो हमें पैसे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉट हुए हैं, आई बिलीव कि वो एक रीजन है कि जिसके अंदर जो है वो हमारे इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है इन्वेस्टर्स के साथ। बट सर्टनली ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि हम डिपॉजिट जो है रिस्पेक्टिव कंट्रीज से जाके लेते चले जाएं, बट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म जो इंस्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो वो रिकॉर्ड जो है वो बेहतर साइड पे जो है। ठीक है, अच्छा मैं एहसन साहब एक चीज़ जो आपने खुद भी कही कि ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं। फ़हीम सरदार साहब, इससे पहले भी सऊदी अरब ये मामला कर चुका, हम डिपॉजिट ले चुके सऊदी अरब से, फिर वापस देने का मामला आया, फिर आपने सूरत हाल मईशत की देखी, फिर हम एक गैप्स और खसारों में फंस गए जिसमें बजटरी डेफिसिट है,
करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट्स हैं, बड़े सारे डेफिसिट्स हैं। अब फिर हम ये देख रहे हैं कि हम डिपॉजिट लेते हैं, फिर जब वापस करना होगा फिर हमारे पर प्रेशर होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता ये मामला, फ़हीम साहब। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। असल में ये वाकई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये उसकी तरफ जा रहा है क्योंकि साथ ही और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। यानी कि इकॉनमी मईशत की रिकन्फिगरेशन यानी उसकी रीटूलिंग हो रही है, इस वक्त सेक्टर्स की रीटूलिंग हो रही है। यानी कि अभी जो एक मिसाल आपको दें कि IPPs की रीनिगोशिएशंस जो है उसमें तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 10 अरब की सेविंग है पर मंथ। जैसे कि हम क्या नाम है अपनी इकॉनमी को दूसरी चीज़ों के लिए खोल रहे हैं, जैसे रोशन डिजिटल के खोले हैं तब आपके फंड्स आने शुरू हो गए हैं। अब 2-3 और नए सेक्टर्स को देखेंगे जो हम ला रहे हैं सामने, हुकूमत ला रही है सामने। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पॉइंट्स रेज किए ना बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और ये इश्यूज़ हैं। जब हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं ना तो आपको बुनियादें ठीक करनी पड़ती हैं, और जब बुनियाद ठीक कर रहे थे ना तो किसी को नज़र नहीं आता। और अच्छा वो अंदर की बात। फ़हीम साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उससे पहले ज़रा मेहताब साहब को भी इन कर लेता हूँ, फिर ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को प्रॉपर तरीके से करेंगे। मेहताब साहब सर, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। मेहताब साहब, सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, फिर हम डॉलर में इस्तेहकाम देखते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तो है, लॉन्ग टर्म नहीं है। जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिला है, और वो ब्रीदिंग स्पेस जो है वो 1 साल के लिए है। आपने 1 साल में ये $3 बिलियन एज डिपॉजिट्स जो है वो इस्तेमाल करने, चूंकि उसकी ये जरूरी क्यों था, उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो $2 बिलियन कम हुए हैं। जो हफ्ता यानी इस जुमेरात से पहले का जो हफ्ता था उसमें तकरीबन $1.6 बिलियन के रिजर्व डिप्लीट हुए, क्योंकि हमने $1 बिलियन जो है वो स्पूट बॉन्ड जो 5 साल पहले जारी किया था उसकी मेच्योरिटी थी, तो वो $1 बिलियन वो वापस किया। उसके अलावा दूसरी रिपेमेंट्स थी $600 मिलियन की। और कल जो वीक खत्म हुआ है उसमें जो स्टेट बैंक ने अपने डिटेल्स जारी की हैं उसमें तकरीबन कोई $300-350 मिलियन के मजीद रिजर्व्स कम हुए। तो ये रिजर्व तेजी से डिप्लीट हो रहे थे, तो इस वजह से जरूरी था कि एक मेजर इंजेक्शन IMF के प्रोग्राम से पहले हमें मिले, क्योंकि IMF के प्रोग्राम की निगोशिएशंस में चीजें डिले हो रही थी, तो उस वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी, और अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से आपने देखा कि रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था। तो ये एक क्वेश्चन मिला है, ये ब्रीदिंग स्पेस है, लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस एवेपोरेट हो जाएगा अगर हम अपनी फंडामेंटल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मुझसे पहले बात कर रहे थे कि वो कहते थे कि एक लॉन्ग टर्म में जब आप चीजों को बनाते हैं उसकी बुनियादों को रखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI के 3-3.5 साल का जो अरसा गुजरा है कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आई, और अब इनके पास यही प्रॉब्लम है कि जो रिक्वायर्ड काम है आप ये करेंगे तो मामला चलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे, प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, वो हमें ठीक करना पड़ेगा वरना नहीं चलेगा ये मामला। बिल्कुल ठीक। मेहताब साहब, मैं ज़रा ब्रेक पर जाना है, लेकिन वापस आऊँगा तो आप तीनों हजरात से इस पर लाजमी बात करूँगा कि हम अपनी बरामदात और दरामदात का एक बहुत बड़ा गैप देख रहे हैं। ये गैप यकीनी तौर पर पैसों की सूरत में हमारी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ा रहा है। आप जब ख़रीदारी कर रहे होते हैं आपको पेमेंट्स देनी होती हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, वो हमारे लिए अब एक मामला भी बढ़ेगा कुछ अरसे के बाद, वो भी देखेंगे। टाइम कम है इस गवर्नमेंट के पास। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे अब बरामदात और दरामदात के बड़े गैप की। लेकिन ये गैप क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, चाहूँगा आपसे इस पर शुरुआत कर लूँ, फिर ज़रा तीनों हजरात से इस पर एक व्यू लूँगा। सर, हमारी बरामदात 35.2% इंक्रीज़, लेकिन जो इम्पोर्ट्स हैं वो 64.3% इंक्रीज़। करंट अकाउंट डेफिसिट $3.4 अरब बढ़ चुका है। सर देखें, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि
आपके पास पहले ये समझा जाता था कि अगर आप डिवैल्यू करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन आपने देख लिया कि इनके जमाने में पीटीआई की 2018 के आने के बाद रुपया जो है वो उस टाइम कोई तकरीबन 120-122 रुपए के लगभग था, आज 173 को क्रॉस कर चुका है। हम्म, और आपकी एक्सपोर्ट्स तो मेरी 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान खड़ी है। बुनियादी वजह ये है, और कल इसमें एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल तय हो चुकी है कि जब रुपया अगर एप्रिशिएट करे तो आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, लेकिन रुपया अगर डेप्रिशिएट करे डॉलर के मुकाबले तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। हमारे पास देखे ना, हम एक्सपोर्ट्स उस टाइम करेंगे जब हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा। कोई चीज सरप्लस में पैदा करेंगे तो एक्सपोर्ट होगी ना भाईजान। मसला ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो श्रिंक हुई है। हम जब तक हम टेक्नोलॉजी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं जनरेट करेंगे। देखिए ना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं? वही टेक्सटाइल, राइस, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल गुड्स। उसके बाद काफी चीज आपको ढूंढने से जो है मुश्किल से मिलेगी। तो आपको अपनी मार्केट्स को भी और अपनी प्रोडक्ट्स दोनों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जब ये हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो तब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वरना नहीं बढ़ सकती हैं। जबरदस्त बात कही है वैसे आपने। फहीम साहब, एक व्यू चाहिए इस पर आपका। जी जी, थोड़ी सी ज़रा सेंटेंसेस मिस हो गए थे सर कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन हम में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो गैप पे बात कर मैं रहे हैं, बहुत बड़ा गैप है। फिर मेहताब साहब ने ठीक बात कही कि ढूंढ कर 8-9 चीज़ें ही होंगी, अगर मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए जो चाइना के साथ हमने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स के लिए एक मार्जिन लिया हुआ था। अब हम, एक तो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, दूसरी तरफ आपके पास इंपोर्ट टिका के बढ़ रही हैं, जिसका वज़ीर आज़म ने कहा था जी अब इंपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, फर्नेस ऑयल पे पाबंदी लगा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सब तो नहीं हुआ सर, बड़ा डिफरेंट हो गया मामला। जी देखिए, हमारी इकॉनमी जो है ना, वही मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कन्फिगरेशन की। हमारी इकॉनमी का जो जो नट्स वगैरह जिस तरह जुड़े हुए हैं ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव है और इम्पोर्ट्स पे। हमारी इकॉनमी उस तरह अभी, जैसे मैंने रीटूलिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ठीक है, चले फ़हीम साहब के साथ ज़रा रब्ता करते हैं। मैं एहसन मेहती साहब, सर यही सेम सवाल आपसे भी, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अब तो वक्त ही कम रह गया गवर्नमेंट के पास इन तमाम तर चीज़ों की बेहतरी के लिए। देखें, यू आर राइट कि ये जो इस वक्त का मामलात हैं हमारे, वो ये हैं कि हमें सपोर्ट मिल रहा है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और आई थिंक कि अब अपेरेंटली नज़र यही आता है कि आगे जाकर कुछ ऐसे ममालिक हों जो इस्लामिक ममालिक हों, और जाहिर है उनका सपोर्ट हमारी तरफ आए। IMF प्रोग्राम में होपफुली हम नेक्स्ट मंथ से चले जाएंगे। आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है और फिर जाहिर है जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है वो बेहतर जगह पे वो चला जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इस वक्त अगर हम देखें तो 9% पर इन्फ्लेशन है। आई थिंक कि पॉलिसी रेट जो है इन्फ्लेशन रेट से कम है। काफी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा कि ये मेंटेन कर सकें हम इन्फ्लेशन लेवल को, ताकि जो आम आदमी है उस पर इम्पैक्ट काफी ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन का पड़ा हुआ है उसको हम कम कर दें। कैपिटल मार्केट्स का जहां तक ताल्लुक है तो वहां पर गवर्नमेंट जो है कोशिश करिए प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स को दोबारा से रिवाइव करे, और जाहिर है PM साहब के जो है वो इस वक्त ऑर्डर्स हैं कि ये इसको आप रिवाइवल इसका लेकर आए। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड हम कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे IMF का रोल जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, पॉलिसी रेट के अंदर एप्रिसिएशन देख सकते हैं, और फिर उसके बाद रुपी स्टेबिलिटी जो है वो एक अच्छी हमें जो है वो एवेन्यू मिल गया है कि हमें एक सपोर्ट के लिए जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो आ जाती हैं और वक्त पे हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो आई थिंक कि हम IMF प्रोग्राम में जाने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे। होपफुली हमारी रुपी इन लेवल्स पर जो है वो 171 के लेवल पर आज भी देखा गया है, तो उस लेवल पर जो है दोबारा 177 से 171 पर आना एक खुशैन खबर है, और आई थिंक कि अपेरेंटली इन्हीं लेवल्स पर रुपी को आगे जो है वो हम जाते हुए देखेंगे। तो ये आगे जो चैलेंज हमें सर्कुलर डेट का होगा, वो सर्कुलर डेट की क्राइसिस हमें किस तरह से उससे निकलना है, उसके लिए अपेरेंटली जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि हमने पावर प्राइसेस को बढ़ाया है। आगे जाकर जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि IMF प्रोग्राम में किस हद तक हम जो है वो कॉमन मैन पे जो है इसका इम्पैक्ट देते हैं कि हम जो पावर टेरिफ है और उसको जो है वो उसको जो है वो हम उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। सर कॉमन मैन पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर है। फ़हीम साहब अपनी बात भी आप कंप्लीट कीजिएगा, आपके कुछ राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ तो मैं चाहूँगा आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं कह रहा था कि जो
हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप है ना, उसमें मिसाल के तौर पे अगर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है तो इंपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वजह उसकी ये है कि हमारी इकॉनमी जो है ना इंपोर्ट ओरिएंटेड बन चुकी है पिछले 20-25 साल में। इसको रिवर्स करना है, जिस पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर भी सबसे आगे है कि इसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनाएं। जो बुनियादी चीज़ ये है इस वक्त कि देखें, अगर हम इंपोर्ट्स को खुला छोड़ देंगे तो फिर आपका आपका ट्रेड, पहले ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, उससे फिर फिस्कल होगा, फिर आपके जो है ना हर चीज़ आपकी उल्टी होनी शुरू हो जाती है। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो हम एक्सपोर्ट्स को जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं आईटी का जिक्र कर रहा था कि आईटी ने जितनी ग्रोथ दिखाई है, और आईटी का जो जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि आईटी सेक्टर पाकिस्तान का जो खुल रहा है, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। फ़ौरन तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये कि आने 6 से 12 महीने के अंदर आपको काफ़ी ग्रोथ नज़र आएगी, और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमें चाहिए इस वक्त वो आएगा। अब देखें, रुपये की बात हो रही थी कि 177 से 171 पे आ गए। पहली बात है 177 में गया क्यों? मतलब इसके अंदर बिल्कुल इंपोर्ट का एक फैक्टर है, एक पेमेंट का फैक्टर है। हमारे कॉलीग्स ने बड़ी मिसाल गहराई से इस पर बात की है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन का फैक्टर भी लाना चाहूँगा, और उस चीज़ को मिसाल है हम गहराई से नहीं देख रहे कि इसके अंदर किसी क्योंकि मैं मार्केट का बंदा हूँ तो मेरा तो वो सेंस एक्टिव हो गया। फ़हीम साहब, फ्री फ्लोट पॉलिसी भी एक मेरा ख्याल है रॉन्ग डिसीजन था या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि जब रुपए की कदर गिरना शुरू हुई, डॉलर की कदर बढ़ना शुरू हुई, तो फ्री फ्लोट पॉलिसी वाला मैटर कितना था। ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मेहताब हैदर साहब, सर महंगाई इतना बड़ा हमारे लिए इशू बन गया है। मैं आउटलुक रिपोर्ट में से ही देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं औसत महंगाई 8.6% है, लेकिन अगर माहाना बुनियादों पर देखें तो ये जो फीसद को छोड़ दें तब भी लोगों के लिए हज़ार रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया इस लिहाज से महंगाई है। अब महंगाई को कंट्रोल करने का क्या इस गवर्नमेंट के पास इस साल 1.5 साल में कोई फार्मूला आपको दिखाई देता है? देखिए, बुनियादी तौर पे महंगाई तो एक तरफ तो सीपीआई है ना, जो सबसे बड़ा मसला जो आम आदमी को और गरीब तबके को सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है वो फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट के अंदर है। और अगर एसपीआई के फिगर्स को आप देखें जो कि वीकली बेसिस पे जारी होते हैं, तो वो आपको दिखाई देगा कि मसल लास्ट वीक में तो 1.4% जो है एक वीक में इजाफा हुआ है। दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा है, और इतना ज्यादा जो इजाफा है उस अच्छा चलें, उससे के तहत जो है वो आपको, और खासकर गरीब आदमी को, जो गरीबों की क्विंटाइल है उस पर देखेंगे, और होलसेल का अगर आप इंडेक्स देखें तो वो कुछ 19% को टच कर चुका है। तो देखिए, फौरी तौर पे तो हुकूमत के पास यही हाल है कि वो टारगेटेड सब्सिडी दे, जिस पे हुकूमत काम कर रही है, और उम्मीद भी है कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस करेंगे, ताकि आपके जो बेसिकली 40% गरीब लोग हैं उनको जो है वो सहूलियत मिले। इसके अलावा तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा और ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं है। फ़हीम साहब, आपका इस पर जवाब चाहिए। ये देखें, जो महंगाई होती है वो सप्लाई की तरफ से देखनी होती है। हमारी सप्लाई की क्या सिचुएशन है, जिसके अंदर अगर खाने की अशिया महंगी हो रही है तो उनकी सप्लाई बढ़ानी है हर हाल में। वो देखें, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एलिमेंट आता है कि भी हम किस तरह से सबसे आसानी से हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ताकि मार्केट्स के अंदर जो है जो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं ये थोड़ी सी रिवर्स में लगनी शुरू हो। हमारी सच्ची बात है, जब तक ज़ीरो इन्फ्लेशन पे हम नहीं आते, फूड इन्फ्लेशन का, वो हमारे कॉलीग से ही कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, ज़्यादातर जो खाने की अशिया हैं वो डोमेस्टिकली बनाई जा रही हैं, सो उनको थोड़ा सा उनकी सप्लाई को मैनेज करना और उनको मार्केट तक पहुंचाना, अगर उनका अनएबेटेड स्मगलिंग अगर हो रही है तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर सिस्टम से हट के वो चीज़ें फिर हो रही हैं। ठीक है, मैं तो यही जहाँ जवाब तक यही जवाब सर एहसन मेहंती साहब,
अच्छा चलें, मैं फ़हीम साहब एक छोटी सी चीज़ और बता दें। हम अशिया ज़रूरियाँ 3 सालों में 133% बढ़ती देखी। क्या इन 3 सालों में गवर्नमेंट को पॉलिसी मुरतब नहीं कर लेनी चाहिए थी? अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी गवर्नमेंट के लिए? अब आखिर में आके क्यों ये सब देखा जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी और गवर्नमेंट ने बहुत इसमें वॉर फुटिंग बेसिस चीज़ें की हैं। हाँ, सप्लाई की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, अगर सप्लाई आ भी जाती है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बता रहा हूँ। फ़हीम एक सप्लाई जनरेट कर भी लेता है, अगर मैं मार्केट तक नहीं ले जा रहा तो वो मार्केट में वो नहीं है वो सप्लाई। ये बड़ी सिंपल बुनियादी बातें हैं और हम जिन इन्फ्लेशन के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो बेसिक बुनियादी पॉइंट्स हैं। चलें सर, बहुत दालें। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, इसके लिए एक प्रोग्राम इंशाल्लाह और रखेंगे। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, एहसन मेहनती साहब का शुक्रिया, फ़हीम सरदार साहब आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते जुमे के रोज़ फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।